हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 7 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 2 से 3 जो है ललन टॉप प्रश्न रहेंगे और इसी प्रश्न के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इतनी क्लास को हम 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं, जिसका हम आज ये दूसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं। ये पार्ट हमारा सेकंड रहेगा। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, यानी कि कल के वीडियो को नहीं देखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल का वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ पे हमने अवार्ड्स के पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, जिसमें आप सभी को 30 अवार्ड्स से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। और आज भी हम सेकेंड पार्ट में 30 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि महत्वपूर्ण अवार्ड से संबंधित हैं। तो इससे आप सभी का 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड प्रदान किए गए हैं, यह वीडियो देखकर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम 7 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 30 मिनट तो मिनिमम जो है 30 मिनट बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल बर्नियर बने हैं। और वहीं पूछे कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो इमैनुअल मैक्रोन है। तो दोनों याद रखेंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। अगर पूछे कि इमैनुअल मैक्रोन को, जो भी हमारे भारत में 26 जनवरी 2024 को, ये 2024 रहेगा, 26 जनवरी 2024 को जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें अगर पूछे मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? तो इमैनुअल मैक्रोन जी को बनाया गया था। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं मिशेल बर्नियर, इनको जो है क्या कहा जाता है? इनको महाशय ब्रेक्जिट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिशेल बर्नियर ने ईयू से फ्रांस को बाहर किया था। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, जो एक संगठन है। इससे जो है फ्रांस को बाहर किसने किया था? मिशेल बर्नियर ने बाहर किया था। और इसी के कारण मिशेल बर्नियर को महाशय ब्रेक्जिट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री कौन है? मिशेल बर्नियर। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अब इसकी व्याख्या को देखने के बाद अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे साइमन हैरिस, ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनको अभी जो है हाल ही में इस्तीफ़ा देना पड़ा? तो ये हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। इब्राहिम रईसी, ये प्रेसिडेंट कहाँ के थे? तो ये थे ईरान के प्रेसिडेंट, और इनकी जो है अभी हाल ही में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। सिरिल रामाफोसा, ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये वर्तमान में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। थाविसिन, ये कहाँ के पीएम हैं? ये थाईलैंड के पीएम थे, और इन्हें जो है न्यायालय के द्वारा इन्हें पद से हटा दिया गया है। मिखाइल मिशुस्तिन, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच अगर पूछे कौन सा चैनल स्थित है? तो यह स्थित है इंग्लिश चैनल। यहाँ ऊपर हो जाता है ब्रिटेन और इसके नीचे हो जाता है फ्रांस, तो इसी के बीच में जो है इंग्लिश चैनल स्थित है। अगर पूछे कि फ्रांस से और ब्रिटेन के बीच जो है जो ये इंग्लिश चैनल है कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो 42 किलोमीटर का यह विस्तार है। आइबेरियन प्रायद्वीप पर अगर पूछे कौन कौन से देश स्थित है? तो पुर्तगाल और स्पेन देश स्थित है। थोड़ा सा मैप से आप सभी को जूम करके समझा देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है हमारा यूके, यानी ब्रिटेन, यूके हो जाता है। फिर इसके नीचे यहाँ पे हो जाता है फ्रांस। फिर यहाँ पे एक देश हो जाता है जिसका नाम है स्पेन, और यहीं से जस्ट सटा हुआ एक देश है पुर्तगाल। ठीक है, तो पी फॉर पुर्तगाल हो जाएगा और एस फॉर हो जाएगा स्पेन। स्पेन और जो ये फ्रांस है, इसकी सीमा पर, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक देश स्थित है यहाँ पर। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है एंडोरा। क्या नाम है? तो एंडोरा नाम है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा देश स्थित है? तो एंडोरा स्थित है। और स्पेन के बाद जो है कौन सा देश स्थित है? पुर्तगाल स्थित है। तो ये दोनों देश, स्पेन और पुर्तगाल, अगर पूछे किस प्रायद्वीप पर स्थित हैं, तो ये दोनों स्थित हैं आइबेरियन प्रायद्वीप पर। ठीक है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर अगर पूछे कौन से दो देश स्थित हैं? पुर्तगाल और स्पेन। जिसमें अगर पूछे पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है लिस्बन। और स्पेन की राजधानी का नाम पूछे क्या है? तो मैड्रिड जो है इसकी राजधानी है। सेकंड हमारा प्रश्न है दूसरा,
हाल ही में अप्रैल से जुलाई के मध्य अगर पूछे कि 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अप्रैल से जुलाई के मध्य 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन बन गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूपीआई। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो अप्रैल से जुलाई के मध्य 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है, यूपीआई के द्वारा किया गया है। और विश्व में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा भुगतान किस संस्था से या फिर किस माध्यम से होता है, तो यूपीआई से सबसे ज़्यादा भुगतान होता है। यूपीआई के माध्यम से अगर पूछे कि भारत में जो है कितने प्रतिशत का भुगतान होता है, तो पूरे भारत में जो है 40% भुगतान जो है ऑनलाइन होने लगा है यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। यूपीआई को अगर पूछे लॉन्च किसने किया था, तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था, तो 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। और वहीं अगर पूछे कि एनपीसीआई की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की जाती है, तो एनपीसीआई की स्थापना जो है किस एक्ट से की जाती है, तो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत जो है 2007 में अधिनियम आता है। और इसके बाद 2008 में जो है अधिनियम के माध्यम से 2008 में एनपीसीआई की स्थापना की जाती है। और एनपीसीआई जो है 2016 में यूपीआई को जो है लॉन्च करता है। ठीक है, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दीजिए। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में एक सेकंड में कितना ट्रांजैक्शन होता है, तो भारत में एक सेकंड में 3729 ट्रांजैक्शन पर सेकंड भारत में अपने होता है। ठीक है, तो 81 लाख करोड़ रुपए के ऑनलाइन भुगतान के साथ अगर पूछे कौन सा प्लेटफॉर्म पहले नंबर पर है विश्व में, तो हमारा यूपीआई है। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है, तो ब्रिक्स का एक खुद का अपना बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो अभी बना कौन था, अभी बना था मिस्र। ठीक है, और मिस्र के बाद आपको अगर पूछे कौन सा देश बन गया है, तो यह बन गया है अल्जीरिया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या अगर देखें तो ब्रिक्स के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स का एक सम्मेलन होता है छठे क्रम का 2014 में होता है। कब होता है, 2014 में। उस टाइम पे हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने थे पीएम मोदी जी। और यह सम्मेलन पूछे कहाँ पे होता है, ब्राज़ील में होता है। और यहीं पर जो है पीएम मोदी जी के द्वारा पहली बार सुझाव दिया जाता है कि जो ब्रिक्स संगठन है इसका भी अपना एक खुद का बैंक होना चाहिए। और इसी सुझाव पर जो है इस बैंक की स्थापना की जाती है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अगर पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर पूछे स्थापना किसके लिए की जाती है, किसके प्रतिद्वंदी या फिर किसको काउंटर करने के लिए किया जाता है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो संस्था है इसके काउंटर में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाती है, जिसका सुझाव किसने दिया था, तो पीएम मोदी जी ने दिया था। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो ये आईएमएफ और विश्व बैंक है ये विकसित जो है मतलब विकसित देश हैं उनका यह बैंक है, यानी कि उन देशों का यह संगठन है जो अभी विकसित हो चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी जी ने कहा कि हम जो है अभी भी विकासशील पर हैं, या फिर हम जो है बहुत से कुछ अल्प देश ऐसे हैं जो अभी विकसित या फिर विकासशील हैं, तो उनके लिए हम एक नया बैंक बनाएंगे जिसका नाम होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जो है इसकी स्थापना हो जाती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है, तो शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। और पहली बार न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष अगर पूछे किसको बनाया गया था, तो यह भारत के थे। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे केवी कामित जी, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर पूछे कि वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो यह है डुल्मा रोसेफ जी हैं, जो कि कहाँ की हैं, ब्राज़ील की हैं। अब वहीं पूछे कि नवीनतम देश जो है ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ है, तो मिस्र के बाद अभी अल्जीरिया देश जो है ब्रिक्स में शामिल हुआ है। तो याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो भारत के केवी कामत जी बनाए गए थे। वर्तमान में डुल्मा रोसेफ जी हैं, ब्राज़ील की हैं। नवीनतम सदस्य देश पूछे अल्जीरिया बन गया है ब्रिक्स का। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एटलस पर्वत अगर पूछे कि किस देश में स्थित है, जो ये अल्जीरिया देश है, अगर पूछे कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
अफ्रीका महाद्वीप में जो एटलस पर्वत है यह अगर पूछे कि किन देशों में फैला हुआ है तो यह 3 देशों में फैला हुआ है। एक तो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। और जो ये एटलस पर्वत है अगर पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टूबोकुल। ठीक है, कौन सी चोटी है सबसे ऊंची तो माउंट टूबोकुल है। अगर पूछे माउंट टूबोकुल किस देश में स्थित है तो यह मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे, यह जो है चोटी जो माउंट टोबोकुल है अगर पूछे किसकी सबसे ऊंची चोटी है तो यह माउंट एटलस की सबसे ऊंची चोटी है जो कि मोरक्को में स्थित है। वहीं पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो किलिमंजारो है। और अगर पूछे किस देश में है तो यह तंजानिया देश में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर पूछे क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है तो अल्जीरिया देश है सबसे बड़ा। वही पूछे कि जनसंख्या के मामले में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो नाइजीरिया है। जनसंख्या में अगर पूछे तो नाइजीरिया हो जाएगा और अगर क्षेत्रफल में पूछे तो अल्जीरिया हो जाएगा। अब हम ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन अगर पूछे कब हुआ था तो 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एकिंतबर्ग रूस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अगर इसमें पूछे कि जब इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2009 में तो उस टाइम पे इसकी स्थापना होती है 2007 में ब्रिक्स की। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर पूछे कि ब्रिक्स में कितने देश थे तो 4 देश थे और उसका नाम हुआ करता था ब्रिक। क्या नाम हुआ करता था? ब्रिक नाम हुआ करता था। तो बी से हो जाएगा हमारा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया और सी से हो जाएगा चाइना। तो उस टाइम पे जब ब्रिक की स्थापना हुई थी तो उसमें 4 सदस्य देश थे। लेकिन इसकी पहली बैठक होती है 2009 में। कहाँ पर? एकिंतबर्ग रूस में होता है। और 2010 में ही ब्रिक में जो है एक नया देश जुड़ जाता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जुड़ जाने के बाद जो है ब्रिक का नया नाम क्या हो जाता है तो ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि ब्रिक्स की 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है तो यह रूस में हुआ है। और इसमें पूछे कि अभी हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो कौन कौन से 5 नए देश? सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र, इथोपिया। ये 5 नए देश ब्रिक्स के जो है नए सदस्य बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में बीजियो नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो बीजियो नेक्स्ट का शुभारंभ अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो बीजियो नेक्स्ट का अगर अर्थ पूछे क्या है तो इसका अर्थ है कि नेक्स्ट फैशन ट्रेंड, यानी कि जैसे आप सभी देख रहे हैं कि आने वाले समय में पहनावा ओढ़ावा किस तरह का बदल रहा है। जैसे कि बहुत से लोग हैं ऐसे कि फटी जीन्स पहन के टहल रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि वो बिल्कुल भी कपड़े ना पहने, और अगर नहीं पहनेंगे तो हम अपने समझ लीजिए कि हम अपने प्राचीन काल में पहुँच जाएंगे। जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, फैशन के चक्कर में कितना कुछ दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से लगता है कि जो है जैसे हम अपने प्राचीन काल में बिल्कुल नंगे रहते थे उसी तरह से अब हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते आए, पूरी कपड़े पहनने लगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ और हम ऐसा दिखा रहे हैं कि अब हम जो है फटी जीन्स पहनेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और ये जो है फैशन है। तो इसी का अनुमान लगाया गया है। इसी के लिए जो है बीजियो नेक्स्ट जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा अगर पूछे लॉन्च किया गया है तो इसका शुभारंभ किया गया है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और अगर पूछे कि वस्त्र मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए हैं तो गिरिराज सिंह जो है इसके मंत्री बनाए गए हैं। तो इसका क्या अर्थ है? बीजियो नेक्स्ट का अर्थ है नेक्स्ट फैशन ट्रेंड, यानी कि पूर्वानुमान लगाकर जो है कपड़ों के मार्केट में जो है किस तरह का बदलाव किया जाए उसके लिए जो है बीजियो नेक्स्ट शुरू किया गया है। और बीजियो नेक्स्ट को देखते हुए एक बुक भी लॉन्च की गई है और इस बुक का नाम है परिधि 24x25। यह जो है इसकी बुक का नाम है। ठीक है, तो अगर पूछे कि यह बुक किससे संबंधित है तो यह बीजियो नेक्स्ट से संबंधित बुक है। अगर पूछे कि बीजियो नेक्स्ट को लॉन्च करने वाला अगर पूछे कौन है तो इसको बनाया किसने है तो बनाया गया है NFTI के द्वारा, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है बीजियो नेक्स्ट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। जिसको लॉन्च किया गया है वस्त्र मंत्रालय के तहत और जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ये आपको याद रख लेना है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचयन जन भागीदार पहल अगर पूछे कहाँ से शुरू किया गया है तो यह PM मोदी जी ने शुरू किया है गुजरात से। इसकी व्याख्या देखें तो जल संचय जल भागीदारी पहल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया है PM मोदी जी ने। और पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया है तो यह पहल सूरत गुजरात से लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने वाले अगर पूछे कौन कौन है तो एक तो है जल शक्ति मंत्रालय और इसके साथ साथ है गुजरात सरकार। इन दोनों ने मिलकर जो है जल संचय जन भागीदार पहल को लॉन्च किया है। इसके तहत जो है 24,800 जल संचय के लिए संरचना का विकास किया जाएगा। तो 24,000
24,800 वर्षा जल संचय केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ताकि कि जो जल का स्तर है इसको जो है सुधारा जा सके, इसी के लिए जो है 28,000 वर्षा जल संचयन की संरचना का विकास किया जाएगा, जिसमें हेल्प करने वाला है जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार। तो ये आपको याद रख लेना। यह पहल कहाँ शुरू किया गया है? सूरत, गुजरात से शुरू किया गया है। और शुरू किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने शुरू किया है। अब देख लेते हैं यूनेस्को में गुजरात के 3 स्थल शामिल हैं। कितने स्थल? तो यूनेस्को में जो है गुजरात के 3 स्थल शामिल हैं। पहला है रानी की वाव, ये जो है शामिल है। और दूसरा शामिल है अहमदाबाद शहर। ये जो है अगर पूछे कि यूनेस्को में भारत का पहला शहर कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल हुआ, तो पहला शहर है अहमदाबाद। और दूसरा शहर पूछे कौन शामिल हुआ है यूनेस्को में, तो जयपुर राजस्थान का शहर शामिल हुआ है। और तीसरा शहर हमारा है गुजरात का, जो कि धौलावीरा है, जो कि जब यूनेस्को में शामिल हुआ था तो यह 40वें नंबर की विश्व धरोहर सूची थी जो यूनेस्को में शामिल हुई थी। तो ये तीनों याद रख लेना आपको। अगर वही पूछे कि अमूर्त धरोहर में गुजरात का यानी कि नवीनतम जो डांस शामिल हुआ है यह कौन सा डांस है, तो गरबा डांस है। और यह किस क्रम का है? तो यह 15वें क्रम का, यानी कि गरबा नृत्य जो यूनेस्को में शामिल है विश्व धरोहर सूची में, यह नवीनतम है। अगर पूछे 14वें नंबर का कौन सा अमूर्त धरोहर था, तो इसका नाम था दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा अगर पूछे कि किस राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल का है, काफ़ी फेमस है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो मंत्री बने हैं ये कौन बनाए गए हैं, तो यह बनाए गए हैं CR पाटिल जी। कौन बनाए गए हैं? तो CR पाटिल जी जो है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि गुजरात के जो है PM कौन है, गुजरात के CM कौन है, तो गुजरात के CM हमारे हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के CM हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में 10 दिवसीय ओणम महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो 10 दिवसीय ओणम महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ओणम नृत्य आप सभी को पता है ये कहाँ पर होता है, तो ओणम नृत्य होता है केरल में। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर? तो केरल में मनाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। और ओणम महोत्सव जो है कितने दिन मनाया जाता है, तो यह 10 दिन लगातार यह मनाए जाने वाला फेस्टिवल है। वहीं पूछे कि यह फेस्टिवल किसकी याद में मनाया जाता है या किसकी स्वागत में मनाया जाता है, तो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। किसकी याद में? तो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। और जो ये राजा महाबली हैं इनको बताया जाता है कि ये भगवान विष्णु के वामन अवतार हैं। कौन है? तो भगवान विष्णु के वामन अवतार कौन हैं? राजा महाबली हैं। और इन्हीं की स्वागत में जो है ओणम नृत्य मनाया जाता है केरल में। और इस नृत्य के अंतर्गत जो है बाघ की खाल पहनकर उत्सव या नृत्य किया जाता है। और इसी बाघ के खाल को जब पहनकर नृत्य किया जाता है तो इसी को जो है पुलिकल नृत्य कहते हैं। तो अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पुलिकली नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। इसी नृत्य को जो है बाघ नृत्य भी कहते हैं। अगर पूछे कि ओणम की शुरुआत जो है, अगर पूछे किस त्यौहार से होता है, तो ओणम की शुरुआत जो है अधचमयम त्यौहार से जो है ओणम की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो बिप्लब शर्मा समिति अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो यह असम राज्य से संबंधित है। और इसको भी लागू करने की घोषणा जो है असम सरकार ने किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बिप्लब शर्मा समिति अगर पूछे कि इसको सिफारिश और लागू करने का अगर पूछे प्रस्ताव किसने पारित कर दिया है, तो असम सरकार ने पारित कर दिया है। और इस समिति का उद्देश्य क्या है? तो बिप्लब शर्मा समिति का उद्देश्य है कि असम के जो मूल निवासी हैं उन लोगों की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा करने के लिए बिप्लब शर्मा समिति का गठन किया गया था। इसके बाद अगर पूछे कि यह समिति की स्थापना कब की जाती है, तो असम में एक समझौता हुआ था 1985 में। इसी के तहत जो है बिप्लब शर्मा समिति की स्थापना की जाती है, यानी गठन किया जाता है। और इसके बाद जो है अभी इसे 2024 में सिफारिश और लागू करने की घोषणा किसने कर दी है? तो असम सरकार ने कर दी है। जो असम के मूल निवासी हैं उनकी भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए। तो याद रखेंगे कि बिप्लब शर्मा समिति किससे संबंधित है? तो असम से संबंधित है। अभी जो है 20 अगस्त को असम में एक दिवस मनाया गया है जिसे कहते हैं सुतिया दिवस।
इसके तहत जो है असम में जो भी पुलिस स्टेशन है उस पर जो है ध्वज फहराया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है सूतिया दिवस के अंतर्गत पुलिस स्टेशनों में। और किस राज्य के? तो असम में। और कब मनाया गया है सूतिया दिवस? तो 20 अगस्त को मनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण समिति देख लेते हैं जिनका गठन अभी हाल ही में किया गया है 2024 में। जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो जो हाथरस में भगदड़ हुआ था बाबा के आ जाने से, तो इसी के लिए जो है ब्रिजेश श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया है। वहीं पूछे विश्वनाथ गोल्डर समिति की स्थापना किसके लिए होता है? तो राष्ट्रीय लेखागार वर्ष में संशोधन करने के लिए। और माधव गाडगिल समिति का गठन कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की जाती है पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए। असम के अगर पूछे सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के जो है सीएम है। तो शर्मा से याद कर लेंगे, तो शर्मा से आपको ये समिति भी याद हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यानी कि ग्लोबल एआई इंटेलिजेंस, इसे ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ग्लोबल एआई समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में, यानी कि तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि 2 दिवसीय सम्मेलन, यह जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन किया गया है, यह 2 दिवसीय आयोजन होगा, सम्मेलन होगा, जिसमें जो है इसकी थीम रखी गई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सभी के लिए उपयोगी बनाना। इसकी थीम रखी गई है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगर बात करते हैं इसी से ग्लोबल समिट के आधार पे जो है एआई सिटी के रूप में अगर पूछे कौन सा शहर विकसित किया जाएगा, तो भारत का पहला एआई सिटी किसे विकसित किया जाएगा? तो हैदराबाद को विकसित किया जाएगा। किसके माध्यम से? तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के माध्यम से, जिसकी बैठक कहाँ पे हुई है? तो अभी इसकी बैठक हुई है हैदराबाद, तेलंगाना में इसकी बैठक हुई है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि ब्लेचले घोषणा पत्र अगर पूछे किससे संबंधित है? तो एआई यानी आर्टिफिशियल सेफ्टी से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से यह संबंधित है, याद रखना है। और पहली बार अगर पूछे कि ब्लेचले घोषणा पत्र किस देश में आया था? तो यह आया था यानी किसकी बैठक हुई थी? यूके यानी ब्रिटेन में इसकी पहली बैठक हुई थी। और जो ये पहली बैठक हुई थी एआई सेफ्टी के लिए, यह जो है पहली सम्मेलन हुआ था। तो अगर पूछे कि एआई से संबंधित एआई सेफ्टी के लिए पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ब्लेचले स्थान में हुआ था, जो कि यह कहाँ है? ब्लेचले स्थान यह है ब्रिटेन में। ठीक है। वहीं पूछे कि दूसरा एआई सम्मेलन कहाँ पे किया गया था सेफ्टी के लिए? तो यह किया गया था सियोल में। सियोल जो है अगर पूछे किसकी राजधानी है? तो यह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है। एआई समिट का मतलब होता है, जो एआई सेफ्टी समिट का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में किसी भी व्यक्ति को या फिर हमारे समाज को या हमारे देश को कोई भी नुकसान ना हो, इसी की सेफ्टी के लिए जो है पहला सम्मेलन किया गया था ब्लेचले स्थान पे। और ब्लेचले स्थान कहाँ है? ब्रिटेन में है। और दूसरा सम्मेलन किया गया है सियोल में, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो हमारा प्रश्न मेन प्रश्न है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया था? तो यह किया गया है हैदराबाद में। इसी के तहत जो है भारत का पहला एआई सिटी किसे विकसित किया जाएगा? तो हैदराबाद को विकसित किया जाएगा। थीम याद रखेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सभी के लिए उपयोगी बनाना, इसकी थीम रखी गई है। हमारा जो है 9वां प्रश्न है, हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो पेरिस पैरालंपिक में 6ठा गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीत लिया गया है। और यह किसने जीता है? तो प्रवीण कुमार जी ने जीता है। अगर पूछे कि इन्होंने किस में जीता है, तो ये जीते हैं ऊंची कूद में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो पेरिस पैरालंपिक 2024, इसमें भारत ने अब तक 6 गोल्ड मेडल जीत लिया है, जिसमें जीता गया है अवनी लेखरा के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा, और सुमित अंतिल जी के द्वारा, हरविंदर सिंह के द्वारा, और धर्मवीर सिंह के द्वारा, और प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा, प्रवीण कुमार जी के द्वारा ऊंची कूद में जीता गया है। अगर पूछे किस कैटेगरी में, तो T64 कैटेगरी में जीता गया है। और पूछे कि प्रवीण कुमार जो है किस देश के, किस राज्य के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा राज्य के नोएडा जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो पेरिस पैरालंपिक खेल है, इसका जो है अगर पूछे कि समापन जो समारोह का ध्वजवाहक कौन बनाए गए हैं, तो समापन कब हो जाएगा? तो पेरिस पैरालंपिक का समापन हो जाएगा 8 सितंबर को। कब हो जाएगा? तो 8 सितंबर को हो जाएगा। जिसके ध्वजवाहक कौन बनाए गए हैं? तो हरविंदर सिंह, और इनके साथ साथ जो है प्रीतिपाल जी बनाई गई हैं। ठीक है। कपिल परमार जो है अभी पेरिस पैरालंपिक में जूडो में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और जूडो में जो है पहली बार किसी ने कांस्य पदक जीता है, ये बात याद रख लेना है।
आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत अरोड़ा वासुदेव का संबंध किससे था? तो अरोड़ा वासुदेव जी का अगर पूछे, अरोड़ा वासुदेव ये एक महिला है, इनका संबंध अगर पूछे किस क्षेत्र से है तो ये फिल्म विद्वान है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इनकी अगर व्याख्या देखें तो अरोड़ा वासुदेव जी का भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एशियाई फिल्म सिनेमा की मां कही जाती हैं और इनका मृत्यु जो है अल्जाइमर रोग से हुआ है। और अल्जाइमर रोग अगर पूछे कि इससे क्या होता है तो भूलने की बीमारी जो है अल्जाइमर रोग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि पहला सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड अगर पूछे किसको मिला था तो यह मिला था अरोड़ा वासुदेव जी को। अगर पूछे कि फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो अरोड़ा वासुदेव जी को सम्मानित किया गया है। और सिनेमाया की संस्थापक अगर पूछे कौन है तो अरोड़ा वासुदेव जी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है आज का करंट अफेयर क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सम्मान 2024 का, जो कि पार्ट दूसरा है। इसमें हम 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मान से या अवार्ड से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर इसका पहला पार्ट देखना है तो कल के करंट अफेयर क्वेश्चन को जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्वेश्चन में। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सम्मान में पहला प्रश्न, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसरो को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, भूटान का यह सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। अगर पूछे कि किसे सम्मानित किया गया है तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है और ये पहले बाहरी व्यक्ति हैं जिनको जो है भूटान सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जेम्स बॉयज और बीना अग्रवाल जी को वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर वहीं बात करते हैं कि शेरी वीक का अवार्ड किसे दिया गया है तो यह दिया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को। और वहीं पूछे कि COP28 का आयोजन जो किया गया था यह UAE में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी तो डॉक्टर सुल्तान अल जावेर ने की थी। तो इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो UAE में इसका आयोजन किया गया था COP28 का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एबेल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो एबेल पुरस्कार दिया गया है मिशेल तालाग्रैंड जी को। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है तो मिशेल तालाग्रैंड जी को दिया गया है। और एबेल पुरस्कार से संबंधित अगर पूछे या किस क्षेत्र से संबंधित है तो यह मैथमेटिक्स का सर्वोच्च, कह सकते हैं कि यह मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है तो यह नामित किया गया है हार्दिक सिंह को। और वहीं पूछे कि महिला में किसे जो है हॉकी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है तो सलीमा टेटे जी को सम्मानित किया गया और ये कहाँ की हैं तो ये झारखंड की हैं। कहाँ की हैं तो ये झारखंड की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जर्मन पुरस्कार के लिए अगर पूछे किसे चुना गया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूलिया नवलनाया जी को जो है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूएसए के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड अगर पूछे किसके द्वारा दिया जाता है तो यह यूएसए के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया है तो इसरो को दिया गया है। तो ये जो है विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे रॉसकॉस्मॉस अगर पूछे ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है तो रूस की है। स्पेस एक्स अगर पूछे किसकी है तो यह एलन मस्क की जो है स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा जो है कहाँ की है, जापान का है। और इसरो जो है यह इंडिया का स्पेस एजेंसी है, जिसको जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से यूएसए के द्वारा सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से अगर पूछे किसको सम्मानित किया गया है तो आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया गया है। यह एक जैन मुनि है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कंप्यूटर का जो है AM ट्यूरिंग पुरस्कार से अगर पूछे किसको सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया है, इसका सही विकल्प हो जाएगा AB विंगडरसन जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
लता दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को जो है लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तो अमिताभ बच्चन जी को, 2 लोगों को, अमिताभ बच्चन जी को और रणदीप हुड्डा जी को। यह तीसरे क्रम का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्रम का? तो तीसरे क्रम का किया गया है। अगर पूछे कि पहले क्रम का जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मोदी जी को दिया गया था, पहला वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलेम जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एताना बोनामाटी जी को सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से। अगर वही पूछे कि मेल वाला किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है नोवाक जोकोविच को। और वो कहाँ के? नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सीनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सीनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। यह जो है ला सीनेफ में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म है। गोल्डन मैन 2024 पुरस्कार के लिए किस भारतीय पर्यावरणविद को चुना गया है? तो गोल्ड मैन अवार्ड से अगर पूछे 2024 में किसे दिया गया है, किस भारतीय पर्यावरणविद को दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आलोक शुक्ला जी को गोल्ड मैन 2024 के पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से दूसरी बार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। पहली बार इन्हें जो है यह अवार्ड कब मिला था? तो 2017 में मिला था। और इनका संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो ये असम की हैं। कहाँ की हैं? तो ये असम की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है, तो यह फिलिस्तीन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कांस 2024 में मानद पामडी और से किसे सम्मानित किया गया है? तो मानद पामडी और कांस 2024 के मानद पामडी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रिप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में अगर पूछे किसको शामिल किया है, तो तीनों को शामिल किया गया है। पंचतंत्र को, रामचरितमानस को, सहृदय लोकलोचन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो कांस में किया है। और किस क्रम का आयोजित किया है? तो 77वें क्रम का आयोजन किया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो यह है जेनी अर्पन बेग हैं। कौन है? तो जेनी अर्पन बेग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है शाह पुरस्कार। इसके लिए चुना गया है श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पायल कपाड़िया जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 25वें नंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है, तो यह राधिका सेन जी को सम्मानित किया गया है। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है विराट कोहली जी को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है सान्या मल्होत्रा जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है नरसिंह जी को। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो नरसिंह जी को दिया गया है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बेल्यान सुबैया जी हैं। आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन में महत्वपूर्ण अवार्ड वाला टॉपिक आज का हमारा समाप्त हो जाता है। एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सेबी को सम्मानित किया गया है। अगर पूछे कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना अगर पूछे कब की जाती है, तो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 30 और भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है करंट अफेयर क्वेश्चन के बाद। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।